अधीश और विभूति धीमी चाल चलते हुए उस जगह पहुंचे जहां ये ताकत का खेल चल रहा था। अधीश को अभी भी उस पे यकीन नहीं हो रहा था जो उसने अभी अभी देखा। उस योद्धा की कोशिश करने के बाद भीड़ में से एक और लड़का बाहर आया और बोला कि वो भी आजमाना चाहता है। उसने भी उतनी ही ताकत के साथ मुक्का चलाया और इस बार भी वही हुआ। ढाल को जरा भी फर्क नहीं पड़ा और उसकी मुट्ठी से लेकर कोहनी तक अधीश ने आग की हल्की हल्की लपटें उठती देखी। अधीश को यह समझ नहीं आ रहा था कि इतना बाहुबल किसी आम मनुष्य में कैसे हो सकता था। एक के बाद एक योद्धा आते रहे और अपनी किस्मत आजमाते रहे, पर ढाल को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। अधीश के लिए यह सब सपने जैसा था कि कहां वो सामान्य सी दुनिया में जीने के लिए संघर्ष कर रहा था और अब वो एक विस्मय करने वाले संसार में था। लेकिन यहां भी किस्मत उसके साथ कहां थी। इस जादुई दुनिया में भी वो एक आम इंसान था। क्या फायदा हुआ इस बदलाव का? क्या फायदा हुआ इन दो दुनियाओं या आयामों के अनुभव का, जब वो उसके काम ही नहीं आने वाले थे? खैर, अब तो उसे आम जीवन जीने की आदत पड़ गई थी, मगर फिर भी उसके मन में एक उम्मीद थी कि शायद एक दिन ऐसा आएगा जब उसे भी खास होने का दर्जा मिलेगा। तभी भीड़ में से देवयानी बाहर निकल के आई। पहले तो अधीश ने उसे सामान्य समझा, पर जब वो ढाल की तरफ बढ़ी तब उसे समझ आया कि विभूति किसकी बात कर रहा था। जब उसने ये कहा कि तुम्हारे घर में तो पहले से ही एक सिद्धिधारक है। देवयानी धीरे धीरे आगे बढ़ी। अधीश ने देखा कि अधिपति कैलाश की आंखों में देवयानी के लिए सम्मान के भाव थे। देवयानी ढाल के पास जाकर थोड़ा रुकी। उसने थोड़ा समय लिया और फिर वार किया। अधीश ने देखा कि उसके हाथ की सुनहरी लपटें दूसरों से ज्यादा तेज थीं, फिर भी ढाल पे कोई असर नहीं हुआ। देवयानी ने अधिपति कैलाश की तरफ देखा तो उन्होंने अपना सर हिलाया। देवयानी धीरे से पीछे हटती चली गई। इसके बाद कोई योद्धा आगे नहीं आया। अधिपति कैलाश ने कदम आगे बढ़ाए, साथ ही साथ वो बाकी लोगों को भी देखते जा रहे थे। ढाल के पास जाकर वो रुके, अपना हाथ ऊपर किया और वार किया। अधीश ने देखा कि उनका पूरा हाथ आग की तेज लपटों से घिस गया था। जैसे ही उनका मुक्का उस ढाल से टकराया, ढाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। सारे लोग स्तब्ध थे, इसलिए नहीं कि कोई और ये काम नहीं कर सका, बल्कि इसलिए कि अब अधिपति उनसे और ज्यादा मेहनत करवाएंगे। अधिपति कैलाश एक ऊंचे मंच पर खड़े होकर सबको उनके आने वाले दिनों में होने वाले अभ्यास चरणों के बारे में बताने लगे। मौका देखकर अधीश और विभूति वहां से चुपचाप निकल लिए। मुझे सिद्धिधारकों के बारे में और जानकारी दो विभूति, अधीश ने विभूति से गंभीर आवाज में कहा। अधीश की आवाज से विभूति को थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर उसने ज्यादा ध्यान न देते हुए उसने सिद्धिधारकों के बारे में उसे बताना शुरू किया। हालांकि उसके मन में अधीश के अजीब व्यवहार के प्रति संदेह पैदा हो चुका था। उसने मन में सोचा कि अधीश कहीं किसी दुर्घटना का शिकार तो नहीं हो गया, या कहीं उसे किसी ने कोई गलत पदार्थ तो नहीं खिला दिया जिसकी वजह से ये इतना अजीब बर्ताव कर रहा है। खैर, जो भी हो, इस बहाने से मुझसे कुछ पूछ तो रहा है, नहीं तो हमेशा मुझे कोई ना कोई ज्ञान देता रहता था। विभूति ने एक बार बोलना शुरू किया तो बोलता ही चला गया। उसकी बताई बातों का सार कुछ यूं था कि इस राज्य के समय काल में पैदा हुए लोगों के जेनेटिक्स में कुछ ऐसा था कि वो कुछ तत्वों को काबू कर सकते थे, जैसे आग, हवा, पानी, रोशनी और भी बहुत से। पर ऐसा जरूरी नहीं था कि हर कोई ऐसी खूबी के साथ पैदा ही हो। उसने ये भी बताया कि वो और अधीश इन खूबियों के साथ नहीं जन्मे थे, इसलिए वो सिद्धिधारक सेना के लायक नहीं थे। तुम्हें पता है, अधिपति कैलाश ने बहुत कम उम्र में ही अपने तत्व पर काबू पा लिया था, विभूति ने कहा। आग का तो ठीक है, पर वायु और जल सिद्धि का क्या फायदा होता है? अधीश ने खोए हुए स्वर में कहा। फायदा? अरे जरा सोच के देखो कि अगर कोई सैनिक धनुष बाण लेकर किले की प्राचीन पर खड़ा है और वो वायु सिद्धि के द्वारा अपनी मारक सीमा और क्षमता दोनों बढ़ा सकता है, विभूति बोला। पर अगर हम इस शक्ति के साथ पैदा ही नहीं हुए हैं तो हमें अभ्यास करके क्या प्राप्त होगा? अधीश ने सवाल किया। हाँ, पर यह बात हमें 10 वर्ष की उम्र तक पता ही नहीं चलती है ना कि हम सिद्धिधारक हैं या नहीं।
विभूति ने जवाब दिया। हम तो 10 वर्ष से ऊपर ही हैं, तो हम अगर अभी तक ये शक्ति को जगा नहीं पाए तो आगे के अभ्यास का क्या फायदा? अधीश ने थोड़े निराशा भरे स्वर में कहा। असल में ये सब अधिपति कैलाश की वजह से हो रहा है, विभूति ने समझाया। मतलब? असल में पहले ये होता था कि जिसे जिसे ये ताकत जन्म के साथ मिलती थी उसे 10 साल के बाद से अलग आश्रम में प्रवेश करवा दिया जाता था और आगे की शिक्षा और अभ्यास उसे वहीं पर करने होते थे। किंतु अधिपति कैलाश ने नियमों में काफी बदलाव किए, विभूति ने कहा। और वो बदलाव क्या थे? अधीश ने पूछा। सबसे पहले तो उन्होंने आश्रम को दूर स्थापित करने की बजाय यहां स्थापित किया, जहां वो आसानी से नजर रख सकते थे और साथ साथ खुद उन्हें प्रशिक्षण भी दे सकते थे। इसके अलावा उन्होंने वर्गीकरण भी किया, विभूति ने कहा। वर्गीकरण कैसा? अधीश ने बोला। बताता हूं। उन्होंने सिद्धि धारकों की 3 श्रेणियां घोषित की। पहली श्रेणी में वो लोग आते हैं जो आम जनता के बीच से चुन के आते हैं। दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जो लोग तुम्हारी तरह उच्च श्रेणी के बच्चे हैं, यानी राज दरबार से जुड़े लोग, जिसमें तुम्हारी बहन देवयानी शामिल है। फिर आती है तीसरी श्रेणी। ये वो श्रेणी है जिसे अधिपति कैलाश ने ही बनाया है। इस श्रेणी में वो लोग आते हैं जो 10 वर्ष की उम्र के बाद भी किसी तत्व को काबू करने की शक्ति नहीं उजागर करते हैं, विभूति ने बताया। पर इस श्रेणी का मकसद क्या है? अधीश ने पूछा। अधिपति कैलाश का मानना है कि हम में से हर कोई तत्व सिद्धि को धारण कर सकता है। जरूरत है तो सिर्फ निरंतर अभ्यास की और खुद पर विश्वास की, विभूति ने कहा। अच्छा, अब समझा मैं, अधीश बोला। तभी देवयानी उनके पास आई। वो अपने आज के प्रदर्शन से काफी खुश लग रही थी। भले ही वो ढाल को ना तोड़ पाई हो, पर फिर भी अधिपति कैलाश का अनुमान था कि वो आगे बढ़ रही है। उसके मन में पिछड़ रहे अधीश के लिए काफी चिंता भी थी। देवयानी जैसे ही पास आई, विभूति थोड़ा असहज सा हो गया। देवयानी ने आकर अधीश से वापस चलने को कहा। क्या आज का अभ्यास समाप्त हो गया है? अधीश ने देवयानी से पूछा। हाँ, अब वापस चलने का समय हो गया है। इससे पहले कि विभूति कुछ कहता, देवयानी ने अधीश को अपने साथ लिया और आगे बढ़ गई। अभी वो आधे रास्ते में ही थे कि अचानक एक तरफ काफी शोर सा उठता सुनाई दिया। दोनों चलते चलते रुक गए। अधीश ने सवाल भरी निगाहों से देवयानी को देखा, जैसे पूछना चाह रहा हो कि आगे क्या करना है। देवयानी कुछ पल के लिए झिझकी, फिर वो दोनों ही उस तरफ चल पड़े जिधर से वो आवाज आई थी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक योद्धा को घेर कर खड़े हैं और वो योद्धा जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। और इतना ही नहीं, उसके शरीर के हर अंग से उन्होंने आग की लपटें निकलती देखी। अधीश और देवयानी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। तभी अधिपति कैलाश भीड़ को चीरते हुए वहां आए। हटो, सब उससे दूर हो जाओ, वो चिल्लाए। भीड़ और योद्धा को घेर कर खड़े सैनिक उससे और दूर होकर खड़े हो गए। अधिपति कैलाश ने सबके हटने के बाद अपनी कमर में बंधी एक थैली निकाली। उसमें किसी प्रकार का कोई चूर्ण भरा हुआ था। उन्होंने सावधानी से उस चूर्ण को धीरे धीरे उस योद्धा के ऊपर फेंकना शुरू किया। कुछ पल बीते कि सबने देखा कि अब आग की लपटें निकलना बंद हो गई हैं। अधीश का दिमाग एक बार फिर से हैरान रह गया कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। इतनी देर तक आग की लपटों से घिरे रहने के बावजूद भी उस योद्धा के ऊपर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अचानक उसे तुरंत समझ आ गया कि हो ना हो ये योद्धा भी सिद्धि धारक है, पर उसने जो देखा था उसे भी वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इतना बेकाबू कैसे हो गया था। वो योद्धा अब भी धरती पर ही पड़ा हुआ था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। साथ ही साथ उसकी निगाह अधिपति कैलाश पर भी थी, जो उसे क्रोध भरी निगाहों से घूर रहे थे। अधीश को यह एहसास होना शुरू हो गया था कि कोई तो गड़बड़ है, वरना उस योद्धा का चेहरा अधिपति कैलाश को देखकर इतना सहमा हुआ नहीं होता। अधीश को समय समय पर जवाब तो मिल रहे थे, लेकिन हर जवाब के साथ उसके सवाल बढ़ते जा रहे थे। उसे यह डर भी था कि सवालों के जवाब पाने की कोशिश में कहीं वो बहुत से लोगों के लिए शक का बिंदु न बन जाए। बिना सिद्धियों के परेशानी मोल लेना कहीं उसकी जान जोखिम में न डाल दे। जाओ, बाकी सब लोग अपना अपना काम करो, अधिपति कैलाश ने अपनी भारी और गंभीर आवाज में कहा।
सारे लोग और सैनिक धीरे धीरे वहां से जाने लगे। देवयानी और अधीश भी जाने के लिए वापस मुड़े। तभी अधिपति कैलाश ने कहा, तुम दोनों यहीं रुको। देवयानी और अधीश के कदम वहीं रुक गए। उन्होंने सवालिया निगाहें अधिपति कैलाश के ऊपर लगा दी। उन्हें समझ नहीं आया कि खास उनको ही क्यों रोका जा रहा है। अधिपति कैलाश ने आगे बढ़कर उस योद्धा को खड़ा किया और बोले, बताओ मुझे, क्या किया है तुमने ऐसा जो तुम्हारी तत्व सिद्धि अनियंत्रित हो गई? उनकी निगाहें उस योद्धा के चेहरे पर ही जमी थीं। मैंने कुछ नहीं किया, उसने लड़खड़ाई आवाज में कहा। ऐसा संभव ही नहीं है। अधिपति की आवाज में विश्वास था। मैं सच कह रहा हूं, योद्धा पुनः बोला। तुम सच बोलने वाले पहले व्यक्ति नहीं हो। तुमसे पहले भी कई सिद्धिधारक, जिनको जल्दी से जल्दी उच्चतम स्तर पर जाने की इच्छा थी, वो सब भी सच ही बोल रहे थे। इस बार अधिपति कैलाश की आवाज में व्यंग था। अधीश और देवयानी ने देखा कि अधिपति कैलाश की बात सुनकर उस योद्धा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्हें भी समझ आ गया कि वो सच छुपा रहा है, न कि बता रहा है। जल्दी बोलो, मेरे पास पूरे दिन का समय नहीं है, अधिपति कैलाश ने जोर से कहा। उनकी बात सुनकर वो योद्धा उनके पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कुछ दिन पहले एक अजनबी मिला था जिसने मुझे तत्व सिद्धि से जुड़ी कई बातें बताई। मैं उसके ज्ञान के प्रभाव में आ गया था। फिर उसने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूं तो बाकियों से जल्दी उच्चतम स्तर पर जा सकता हूं, उसने कांपते हुए बताया। फिर आगे क्या हुआ? अधिपति कैलाश के स्वर में अधीरता थी। फिर उसने मुझसे मेरे बारे में कई बातें पूछी और फिर उसने एक छोटी सी थैली में से एक अजीब सी शीशी निकाल कर दिखाई और बोला कि इसकी सिर्फ 5 बूंदें मैं भोजन में मिलाकर शुरू करूं तो मैं अपनी तत्व सिद्धि के उच्चतम शिखर को छू सकता हूं, योद्धा ने आगे बताया। अधिपति कैलाश ने हुंकारा भरा और वो सोच में डूब गए। कुछ पलों के बाद वो उस योद्धा से बोले, क्या उस व्यक्ति की वेशभूषा और उसकी चाल ढाल के बारे में तुम मुझे बता सकते हो? अधिपति कैलाश बोले। हां, मैं आपको हूबहू उसका हुलिया बता सकता हूं, योद्धा ने जल्दी से कहा। काफी देर तक वो दोनों आपस में बात करते रहे। योद्धा ने उस अजनबी के बारे में एक एक चीज अधिपति कैलाश को बताई, जिसे सुनने के बाद उन्होंने उससे कुछ प्रश्न भी पूछे, जिसका उसने सर हिलाकर जवाब दिया। सारी बातें जानने के बाद अधिपति कैलाश अधीश और देवयानी की तरफ मुड़े। मुझे जल्द से जल्द तुम दोनों के पिता से मुलाकात करनी है। मेरा शक सही निकला। ये वही है जिसकी मुझे आशंका थी, अधिपति ने चिंतित स्वर में कहा। अधीश और देवयानी कुछ नहीं बोले। उन्होंने अधिपति कैलाश के आगे बोलने का इंतजार किया। योद्धा ने उनसे वहां से जाने की अनुमति मांगी तो अधिपति ने इशारे से सहमति जता दी। कुछ देर तक वहां शांति व्याप्त रही। आपको किस बात की आशंका थी अधिपति? देवयानी ने चुप्पी तोड़ी। अधिपति कहीं शून्य में कुछ सोचने लग गए थे। देवयानी की आवाज ने उनकी तंद्रा भंग की। मैं अभी स्पष्ट रूप से कुछ बता नहीं सकता, पर राज्य पर एक खतरा मंडरा रहा है और ये कोई आम खतरा नहीं है। इसलिए मुझे विश्वा जी की सलाह की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उन तक ये संदेश पहुंचाओ कि मैं जल्द से जल्द उनसे मुलाकात करने के लिए आने वाला हूं, अधिपति कैलाश ने भावहीन स्वर में कहा। देवयानी और अधीश ने सहमति में सर हिलाया और उनसे जाने की आज्ञा मांगी। फिर वो दोनों जल्दी से वहां से निकल गए। अभी उन दोनों को अपने निवास स्थान के लिए निकले कुछ समय ही हुआ था। जब से वो वहां से निकले थे, उन दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई थी। क्या लगता है तुम्हें कि क्या वजह रही होगी? अधीश ने बात शुरू करते हुए कहा, पर देवयानी सोच में इतनी मग्न थी कि उसने सुना ही नहीं। अधीश के दोबारा पुकारने पर उसने चौंक कर उसे देखा। कुछ पल तक तो वो कुछ नहीं बोली। फिर उसने कहा, मैं तुमसे एक और जरूरी मुद्दे पर बात करना चाहती हूं, देवयानी ने कहा। अधीश पहले तो सोच में पड़ा कि अब कौन सी ऐसी बात वो कहने वाली है जिसकी उसे कोई याद नहीं है। फिर वो बोला, हाँ बोलो, मैं तुमसे विभूति के बारे में बात करना चाहती हूं, देवयानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसके बारे में क्या? अधीश थोड़े परेशानी भरे स्वर में बोला। अधीश, विभूति वो नहीं है जो तुम उसे समझ रहे हो, देवयानी ने बहुत धीमी आवाज में कहा।
जबकि वहां उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। यह था, उस घोड़ा गाड़ी को चलाने वाले के कान पूरी तरह उन दोनों की बातों पर ही लगे हुए थे। आखिर क्या है विभूति का राज? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।